हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर जो स्टार्ट किया था हमने पिछले लेक्चर में आपको मैंने एटम के, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल मैंने बताया। फिर मैंने आपको DPP-1 असाइनमेंट का DPP-1 मैंने सॉल्व कराया, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके MCQ आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में, झारखंड बोर्ड एग्जाम, CBSE एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने आपको बताया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट नोट्स का पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, उसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आप वैसे ही देखिएगा, बहुत अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच में मत स्टॉप कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में कर देते हैं तो आपको कोई फायदा है नहीं। लास्ट तक आपको देखना है और नोट्स भी प्रिपेयर करना है। हालांकि मैं आपके ग्रुप में नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो देख के नोट्स बना लेते हैं तो वो बेस्ट है। ठीक है, नोट्स भी देना है। उसके बाद फिर इसके थ्योरी पार्ट को कवर करने के बाद फिर मैं इसका DPP-2 आपको दूंगा। ठीक है, आपको सिस्टम समझ में आ गया। एक तरफ आपका नोट्स का सीरीज चलेगा, एक तरफ आपका असाइनमेंट या DPP का सीरीज चलेगा। नोट्स पढ़िए, DPP बनाइए, नोट्स पढ़िए, DPP बनाइए। अगर ये कर लेते हैं आप, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बहुत जबरदस्त तैयारी आपका होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 2, सेकंड है ये, पहला 1 था आपका, ये आपका सेकंड है। और ये आपके CBSE, JEE, नीट, झारखंड एकेडमिक काउंसिल और एनी स्टेट बोर्ड हर एक चीज को ये कवर कर देगा आपका। ठीक है, हालांकि JEE नीट का मैं स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा, जहां उसके सिर्फ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मैं JEE का और नीट का सेपरेटली आपको कराऊंगा। लेकिन आप इस क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेते हैं तो अभी आप JEE नीट के प्रिपरेशन में काम करेगा आपका। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट जो पार्ट हम लोग को फर्स्ट जो चीज सीखना है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। याद होगा आपको, है ना, हम लोग जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ चुके हैं तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आपको न्यूक्लियर एटॉमिक, आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबका आपको लोकेशन बता दिया गया था। ठीक है, जैसे ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, इसी के बाद आपका ये न्यूक्लियस था, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर कौन कौन सा पार्टिकल होता है, तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये आपका क्या है बोलिए, तो प्रोटॉन है, और ये क्या है आपका, न्यूट्रॉन है। ठीक है, और यहां पर बाहर में चक्कर कौन लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन है ना। और इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सा पार्टिकल होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक सेपरेट नाम भी है। ठीक है, इसे न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस का घटक है, न्यूक्लियस का कंपोनेंट है, इसलिए इसे न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा न्यूक्लियॉन्स कौन कौन से पार्टिकल है, तो आप बोलिएगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका जो अगला टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर। हिंदी में बोलते हैं इसे परमाणु संख्या, और इसे कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, कुछ क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के भी होते हैं, इसलिए मैं आपको हिंदी भी जहां जरूरत पड़ेगा वो मैं बता दूंगा। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है, मास नंबर द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक है, या फिर परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है। तो है क्या, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, ये बेसिक चीज है, बहुतों को पता होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब आप देख रहे हैं ये वाला चीज, आपको सब चीज पता है। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स, इसकी संख्या को कहा जाता है एटॉमिक नंबर, है ना। और इसको रिप्रेजेंट किस चीज से किया जाता है, Z से, कैपिटल Z से हम लोग एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे उनके नंबर को ही कहा जाएगा एटॉमिक नंबर, है ना। अब आपको मैं एक बता देता हूं, बहुतों को कंफ्यूजन होता है, यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन का नंबर के बराबर होता है ना। बहुत लोग बोलेंगे कि सर प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बराबर होता है, आपको पढ़ाया था मैंने, तो आप एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन का नंबर क्यों नहीं बोल रहे हैं। एटॉमिक नंबर तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी तो हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर होता है। लेकिन एक चीज सुनिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम से कई बार बाहर भी जा सकता है, या फिर बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर कर सकता है, सीधा सीधी जानिए, इलेक्ट्रॉन जा सकता है, आ भी सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर कर लिया, यानी कि बाहर भी जा सकता है, अंदर भी आ सकता है, तो आपका एटॉमिक नंबर फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो धोखा दे सकता है, वो तो निकल भी सकता है, आ भी सकता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर नहीं कहा जाता है। केवल किसके नंबर को कहा जाता है, प्रोटॉन के नंबर को। इलेक्ट्रॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर नहीं कहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम लोग कहेंगे एटॉमिक नंबर। हां, अगर आपका एटम न्यूट्रल है,
क्या है, न्यूट्रल, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है। आवेश नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर नहीं किया है। तब आप बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर के बराबर होगा, लेकिन बशर्ते कि एटम क्या होना चाहिए, न्यूट्रल, उदासीन, इस पर कोई आवेश नहीं होना चाहिए। देखिए यहां लिखा हुआ है फॉर न्यूट्रल एटम Z बराबर P प्लस इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, मतलब एटॉमिक नंबर आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा अगर न्यूट्रल है तो, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो Z यानी कि एटॉमिक नंबर केवल किसके नंबर के बराबर होगा, प्रोटॉन के नंबर के बराबर होगा। समझ में आया? तो एटॉमिक नंबर कोई पूछे क्या होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे, बशर्ते कि एटम क्या होना चाहिए, न्यूट्रल, उदासीन, इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए मास नंबर क्या होता है, तो आपको याद है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में एक बात कहा गया था कि एटम का सारा मास एक जैसा फैला नहीं होता है, इस स्पेस पे यानी कि न्यूक्लियस में सारा मास केंद्रित होता है, यहीं पे एटम का सारा मास यहीं पे होता है, सब जगह एक जैसा नहीं होता, बाहर से तो खोखला होता है, एम्प्टी होता है, केवल यहीं पे आपका सारा मास होता है। तो एक बात बताइए इसके अंदर कौन कौन सा कण है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ को हम लोग क्या बोलेंगे, मास नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मास नंबर, क्योंकि एटम का सारा मास यहीं से केंद्रित होता है, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिए तो जो संख्या आएगा उसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, मास नंबर। देखिए क्या लिखा हुआ है, सम मतलब क्या, जोड़, किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ को कहा जाएगा क्या, मास नंबर। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, उनकी संख्या को आप जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, मास नंबर। यानी और एक बात, मास नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ए से, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, प्रोटॉन्स की संख्या को लिखेंगे P प्लस और न्यूट्रॉन की संख्या को लिखेंगे केवल n पर कोई चार्ज नहीं होता है, देखिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका P प्लस प्लस n, है ना, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यहां लिखा हुआ देखिए A बराबर P प्लस प्लस n, ठीक है। अब आप एक बात और बताइएगा, यहां पर आपको मैं थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। देखिए मैंने एक तरफ कहा आपको A बराबर P प्लस प्लस n, और थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ये जो P प्लस है ये किसके बराबर है, तो ये P प्लस आपका किसके बराबर था, Z एटॉमिक नंबर के बराबर था। A आपका क्या है, मास नंबर, Z आपका क्या है, एटॉमिक नंबर, N आपका क्या है, न्यूट्रॉन। तो एक बात बताइए, क्या यहाँ पे P प्लस की जगह हम लोग Z रख सकते हैं क्या, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या को ही तो एटॉमिक नंबर कह रहे थे। तो A बराबर हो जाएगा आपका Z प्लस N, देयरफॉर N बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस Z। n बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, a माइनस जेड, यानी कि कभी भी आपको न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है, किसका नंबर निकालना है, न्यूट्रॉन का, तो आपको मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ेगा। a आपका क्या है, मास नंबर, z आपका क्या है, एटॉमिक नंबर, दोनों को माइनस कर दीजिएगा तब आपको n यानी कि न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ता है। देखिए a बराबर z प्लस n, सो n बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस जेड, मैंने यहां लिख दिया है। अगर आपको यहां से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप यहां से भी लिख सकते हैं, आ गया समझ में। यानी कि a जो है z और n का जोड़ होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ होता है, तो इस प्रोटॉन के बदली ही हमने क्या लिख दिया यहां पे, z, तो n यहां से क्या आएगा बोलिए, a माइनस जेड। बोलिए समझ में आ गया, ये हो गया कंप्लीट। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन का नंबर और मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर का जोड़, ठीक है। चलिए, और अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करिएगा। अब देखिए ये हो गया एटम का रिप्रेजेंटेशन। आप लोगों ने कई बार एटम को रिप्रेजेंट करके देखा होगा, कई बार एलिमेंट्स ऐसे लिखा रहता है, आप देखे होंगे एटम को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है ना, जो एटम का आपका सिंबल है जैसे एक्स सिंबल है वो नीचे लिखा जाता है, हमेशा एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाता है, और मास नंबर हमेशा कहां होता है, ऊपर, है ना। कई बार ये मास नंबर आपका लेफ्ट साइड में होता है, कई बार ये मास नंबर आपका राइट साइड में भी लिखा रहता है ऐसे। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे आपको लिखा हुआ होगा, आप लोग पढ़ा होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, आपको याद होगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, और मास नंबर इसका होता है 16। तो मास नंबर को, एटॉमिक नंबर को नीचे लिखेंगे, मास नंबर को कहां लिखेंगे, ऊपर, है ना। अगर आपको लिखना है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23, तो इसे ऊपर लिखा जाएगा, है ना। अगर आपको लिखना है पोटेशियम तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, मास नंबर होता है 39, तो इसे ऊपर लिखा जाएगा। ये आपका सिंबल हुआ, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ आपको लिखा है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। हाँ, कई बार आपको ये 39 यहाँ नहीं, इधर भी लिखा सकता है, इधर भी लिख सकते हैं आप ऊपर में, लेकिन लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं भी लिखिए। एटॉमिक नंबर आपका नीचे लिखाएगा, मास नंबर आपका ऊपर लिखाएगा। देखिए एटॉमिक नंबर नीचे है और ये किसके नंबर के बराबर है, प्रोटॉन, मास नंबर ऊपर है और ये किसके बराबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़, और ये क्या है, एलिमेंट का क्या, सिंबल। आगे समझ में, तो ये हो गया आपका बेसिक बात। अब इससे हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, और ये आपका क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने आपको यहां लिखाया है ना। अब आपका क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई एलिमेंट का सिंबल दे दे,
जिसमें इसको एटॉमिक नंबर मास नंबर दे दे तो आप उससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपका यहां लिखा हुआ है C612, ऐसे लिखा हुआ है आपका। ठीक है, ये जो 12 है एक्चुअली में पावर में है। 6 12 आपसे पूछ रहा है यहां पर क्या लिखा हुआ, देखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बहुत ही आसान है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना कितना होगा, कार्बन 6 12 का। तो सुनिएगा इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो जितना अभी अब मैंने कहा कि अगर इस एटम पर कोई चार्ज नहीं है, मैंने क्या कहा था, चार्ज अगर नहीं है तो एटॉमिक नंबर ही आपका प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर के बराबर होगा। अगर चार्ज नहीं है तो जो इसका एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। और जो आपका न्यूट्रॉन आपको निकालना है तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को आपको माइनस करना होगा, बस ये इतना ही जानना है। तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 6, क्योंकि वो नीचे लिखा था, वही आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर है, वही आपका प्रोटॉन का नंबर है। एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का नंबर होगा, बस के स्क्वायर खाली चार्ज नहीं होना चाहिए। और आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो इसको माइनस कर दीजिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर, 12 माइनस 6 कितना निकल गया 6। तो कार्बन के एक एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 ही होती है ना। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड आपका क्या है 11 23, सोडियम नीचे लिखा हुआ है 11, ऊपर क्या लिखा हुआ है 23। इसमें आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा बोलिए 11, प्रोटॉन भी कितना होगा बोलिए 11, जो आपको यहां लिखा हुआ है। और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 23 माइनस 11 इक्वल टू 12। कितना आसान हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, H11 बोलिए इलेक्ट्रॉन कितना 1, प्रोटॉन कितना 1 और न्यूट्रॉन कितना 1 माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 0। कितना आसान क्वेश्चन है ये सब। अब आपको निकालना है K 1939। अब आप खुद से ट्राई कीजिए इसे, है ना। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज अपने से ट्राई कीजिएगा। 1939 बोलिए इलेक्ट्रॉन कितना 19, प्रोटॉन कितना 19, न्यूट्रॉन कितना 39 माइनस 19 यानी कि 20। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। आप आराम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि ये सब देखिए सारा एग्जांपल आपका न्यूट्रल है। क्या है न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है, आयन नहीं आया है, तब आप ऐसे ही निकालिएगा। चार्ज आने पर क्या करना है वो मैं आगे बता रहा हूं आपको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप यहां से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज इन सभी का आप निकालिएगा। BR 3580 ये आपके NCERT बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरह से आयरन 26 56 ये निकालिए। उस तरह के बाद आप और निकाल लिख सकते हैं, जैसे कैल्शियम 20 40। ठीक है, इन सभी का आप वीडियो को पॉज करके आराम से निकालिएगा। ठीक है, मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो को रोक करके आप इन सभी को कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पर। आपका यहां पर क्या लिखा हुआ है सुनिए, है ना। आयंस क्या है, अब पहले मैं आयंस के बारे में बता रहा हूं, उसके बाद जो है आपको आयंस के भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने सिखाऊंगा। आयन के बारे में आप जानते होंगे, बेसिक आइडिया होगा। स्पीसीज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए जैसे आपके पास कोई एटम है, ठीक है, जैसे कोई एटम है, ठीक, जैसे मैं यहां पे सोडियम एटम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं 11। ठीक है, इसके पास 3 ऑर्बिट होता है। खैर आपको अगर ऑर्बिट के बारे में आइडिया नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, मास नंबर कितना है 23। तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन फिलहाल कितना है 11, प्रोटॉन भी कितना है 11। ठीक है, न्यूट्रॉन तो 12 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आयन क्या होता है वो सुनिए। मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन आपका अंदर बाहर कर सकता है, बाहर भी जा सकता है, बाहर से अंदर भी आ सकता है। तो अगर मान लिए आपका 1 इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो गया, देखिए पहले 11 प्लस था, 11 माइनस था, तो टोटल चार्ज कितना था 0। अब सोडियम से मान लिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बोले तो 10। प्रोटॉन तो अंदर बाहर नहीं करेगा, प्रोटॉन तो बेचारा अभी भी आपका कितना है 11। तो इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 10 है, तो इलेक्ट्रॉन 11 यानी कि 10 माइनस इलेक्ट्रॉन 10 तो 10 माइनस प्रोटॉन 11 यानी कि प्लस 11, यानी कि इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा +1। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोले तो +1। यानी कि सोडियम से अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन के निकलने से इस पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। क्यों, इलेक्ट्रॉन निकला। जैसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया, तो ये नीचे चला गया ना, तो प्रोटॉन तो अभी बाहर है ना, प्रोटॉन तो ऊंचा हो गया ना। पहले दोनों बराबर था, इलेक्ट्रॉन कम तो प्रोटॉन ऊपर हो गया, यानी कि प्रोटॉन ऊपर हो गया यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के खोने से कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। अब एक और केस देखिएगा, देखिए
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, पहले दोनों कितना कितना था 11 11। मान लिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता, पहले 11 11 था, अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 12। प्रोटॉन अभी भी कितना है आपका 11, तो 12 माइनस 11 प्लस बराबर क्या चार्ज आएगा बोलिए माइनस। यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से इस पर कैसा चार्ज आ गया माइनस, इलेक्ट्रॉन के निकलने से कैसा चार्ज था प्लस। मतलब कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन खो देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। आप ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लेने से नेगेटिव चार्ज आता है। आप अगर इलेक्ट्रॉन को पैसा समझ लीजिए, अगर आप पैसा किसी से लेते हैं तो आपके पर ऋण चढ़ जाता है ना, कर्ज चढ़ जाता है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन लीजिएगा तो आप पर ऋण चढ़ गया यानी कि कर्ज चढ़ गया, इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस, इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस। आगे समझ में। और वैसे स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन के खोने या पाने से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है आयंस। स्पीसीज फॉर्म्ड बाय लॉस खोना और गेन पाना, किसका इलेक्ट्रॉन का, उसे क्या कहा जाता है आयंस। आयंस कितने प्रकार के होंगे 2 प्रकार के। पहले को क्या बोलेंगे पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन को ही हम लोग बोलते हैं केटायन, क्या बोलते हैं केटायन, है ना। और इलेक्ट्रॉन के खोने से कौन सा आयन बनता है नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन को ही हम लोग बोलते हैं क्या एन आयन, ANION, है ना। तो देखिए केटायन और पॉजिटिव आयन कैसे बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के खोने से, और एनायन कैसे बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाने से। आगे समझ में, इलेक्ट्रॉन पाया तो एनायन, खोया तो एनायन, इलेक्ट्रॉन पाया तो एनायन, खोया तो केटायन। ठीक है, आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब हम लोगों को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है, लेकिन आयंस का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में। जैसे पहला क्वेश्चन शायद आपको यहां समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसका सिंबल ऐसा नहीं बना हुआ है। देखिए ऐसे है मैग्नीशियम 12 24, अब इस पर चार्ज है 2+, ये जो आपका 2+ है ये उसके पावर में है, 3+ पावर में है, 3+ पावर में है, 2- पावर में। अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होगा मैग्नीशियम 2+ में, मैग्नीशियम में नहीं, मैग्नीशियम 2+ में। तो देखिए चार्ज के आने से ध्यान रखिएगा 2 चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो जैसे का तैसे रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के खोने पाने से चार्ज आता था। तो प्रोटॉन अभी भी आपका कितना रहेगा 12। न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे 24 - 12 = 12। सिर्फ किसको प्रभाव पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। अब बताइए यहां पर कैसा चार्ज आया है पॉजिटिव, तो ये खोया होगा कि पाया होगा, खोया होगा, निकाल दिया होगा, तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो पहले इलेक्ट्रॉन कितना था इसके पास 12, लेकिन 2 खो दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बोलिए तो 10। पहले 12 था, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10। तो मैग्नीशियम 2+ में इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 12 है, न्यूट्रॉन भी 12 है ना। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। N714 आपका चार्ज इसका कितना है 3-। तो देखिए बताइए इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें, है ना। पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन को नहीं, पहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन ही पहले देख लेते हैं। देखिए 7 तो पहले था, अब 3- है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो 7 + 3 कितना 10। प्रोटॉन अभी भी कितना होगा आपका 7, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 14 - 7 = 7। आए समझ में। अब सीधा सीधे मैं कंक्लूजन आपको बता रहा हूं, अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता है लेन देन वाला, सीधा जान लीजिए कि अगर यहां आपका प्लस रहा तो आप यहां क्या कीजिएगा माइनस, अगर आपका यहां माइनस रहा तो आप क्या कीजिएगा प्लस, बस। बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे निकाले थे वैसे निकालिए, यही ट्रिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है आपका। AL 13 27 3+, आप वीडियो को पॉज करके बनाइए इसको आराम से, है ना। तो देखिए बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 13 - 3 = 10, प्रोटॉन कितना होगा 13, न्यूट्रॉन कितना होगा 27 - 13 यानी कि 14। ठीक है, नेक्स्ट है 4th ऑक्सीजन 8 16 2-, तो बताइए इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8 + 2 10, प्रोटॉन कितना होगा 8, और न्यूट्रॉन कितना होगा 16 - 8 यानी कि 8। बोलिए समझ में आ गया आपको। बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्लस रहेगा तो क्या करना है माइनस, माइनस रहेगा तो क्या करना है प्लस, बस इतना ही जान लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसी पर मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दे देता हूं, अगर ये आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में इन सभी का आपको आंसर लिखना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा तभी मुझे यकीन होगा कि आप बनाए हैं। ठीक है, जैसे H11+, दूसरा है आपका K + 1939। ठीक है, उसके बाद है F - 919। ठीक है, नंबर 4 Ca2+ 20 40। नंबर 5 Fe2+ 26 56।
चलिए, ये 5 क्वेश्चन का आंसर को आपको लिखना है और सभी पांचों का 1 2 3 4 करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है एक तरह से, ठीक है, लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है आपका क्या है, अब आता है देखिए आपको कुछ टर्म्स है, ये ऐसे टर्म्स हैं जो आप क्लास 9 या 10 में पढ़े होंगे, है ना। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं और एग्जाम में से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने हो सकता है नाम सुना होगा आइसोटोप का, किसका नाम सुना होगा आपने, आइसोटोप। हिंदी में इसे कहा जाता है समस्थानिक, इसलिए मैं हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं हिंदी मीडियम के भी होते हैं, समस्थानिक, है ना, ये होता है आपका आइसोटोप, ठीक है। अब ये होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। व्हाट इज आइसोटोप, सुने होंगे आप लोग, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन की ही प्रकृति में 3 एटम पाए जाते हैं। हाइड्रोजन तत्व वही है लेकिन एटम आपका 3 है। एक का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है। एक का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है। एक का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3 है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अलग अलग एटम्स है, एलिमेंट एक ही है। इन तीनों में आप क्या समानता देख रहे हैं, क्या सिमिलरिटी है? तीनों में सिमिलरिटी है कि एटॉमिक नंबर सबका सेम है, 1 1 1। लेकिन मास नंबर जरा सा देखिए, इसका मास नंबर कितना है आपका बताइए, 1। इसका मास नंबर क्या है, 2। इसका मास नंबर क्या है, 3। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट्स के अलग अलग एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, लेकिन मास नंबर क्या है, अलग अलग। तो इसे क्या कहा जाता है, आइसोटोप। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एग्जांपल आपका यहां लिखा हुआ है, एक और आइसोटोप का एग्जांपल है, देखिए 6 12 6 14, है ना। बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन का 6 12 6 14, ये कार्बन का 2 आइसोटोप है, यानी कि 2 समस्थानिक है ना। तो डेफिनेशन को याद रखिए और एग्जांपल्स को याद रखिए। कई बार इस बोलेंगे सर इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस ये आता है कभी तो डेफिनेशन दे देता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उनसे क्या कहा जाता है, तो इसको आप बोलिएगा आइसोटोप बोलिएगा, है ना। कई बार क्या होता है आपके एग्जाम में एग्जाम्पल्स दे देगा और पूछेगा कि ये किस चीज का एग्जाम्पल है, तो आप क्या बताइएगा, आइसोटोप। आगे समझ में, हिंदी में कहा जाएगा एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या सेम हो, परमाणु संख्या सेम हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उन्हें क्या कहा जाएगा, आइसोटोप। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु संख्या सेम परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उन्हें कहा जाएगा समस्थानिक। मैंने हिंदी में भी बोल दिया, अगर आपको कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं तो उनको भी मदद मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका क्या है, आइसोबार, इसे कहा जाता है हिंदी में समभारिक। समभारिक जस्ट विपरीत है आइसोटोप का, ठीक है। यहां पर देखिएगा, यहां आपका दोनों में पहला डिफरेंस, यहां एक ही एलिमेंट का अलग अलग एटम्स था, यहां एक ही एलिमेंट का अलग अलग एटम्स नहीं होगा, अलग अलग एलिमेंट का एटम रहेगा। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग तत्व है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, मास नंबर 40, 19 मास नंबर 40, 20 मास नंबर 40। अब बोलिएगा सर पोटेशियम का तो 19 39 आपने बताया था, पोटेशियम 19 39 भी होता है और एक पोटेशियम 19 40 भी होता है। अब इन तीनों में क्या समानता देख रहे हैं, पहले बताइए, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है कि डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट है। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु हैं कि अलग अलग तत्वों के परमाणु है, तो ऑब्वियसली अलग अलग तत्वों के परमाणु है। क्या समान है इसमें देखिए तो, मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या। क्या अलग है बोलिए तो, एटॉमिक नंबर, यानी कि इस केस में आपका मास नंबर क्या रहेगा, सेम, और एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट। एटॉमिक नंबर क्या रहेगा आपका, डिफरेंट। देखिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग तत्वों के परमाणु, हैविंग सेम मास नंबर सेम है बट डिफरेंट क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, उन्हें क्या जाएगा, आइसोबार। एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइसोटोप आइसोबार जस्ट उल्टा है, इसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसमें मास नंबर सेम होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सुनिए। आइसोटोन क्या होता है, इसको बनाने से पहले मैं एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, देखिए 6 14, नाइट्रोजन का 7 15, ऑक्सीजन का 8 16, है ना। पहले ये बताइए ये एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है कि डिफरेंट एलिमेंट है, तो आप बोलिएगा डिफरेंट एलिमेंट है। एलिमेंट अलग अलग एटम, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है, विभिन्न तत्वों के परमाणु है। अब आप इसमें नोटिस कीजिए तो इसमें क्या सेम है, क्या इसमें एटॉमिक नंबर सेम है, नहीं भाई। मास नंबर सेम है, नहीं भाई, दोनों सेम नहीं है। तो सेम क्या है इसमें, तो आप एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन। आपने न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना सीखा है। 14 - 6 = कितना, 8। 15 - 7 = कितना, 8। 16 - 8 = कितना, 8। तो इन तीनों में सेम क्या है बोलिए तो, न्यूट्रॉन्स। क्या सेम है,
न्यूट्रॉन सेम है ना। एटॉमिक नंबर भी तीनों का अलग अलग है, मास नंबर भी तीनों का अलग अलग है, केवल सेम क्या है, न्यूट्रॉन। अगर एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हुआ, मास नंबर भी डिफरेंट हुआ, लेकिन न्यूट्रॉन सेम हुआ, तब इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोन। क्या बोलेंगे, आइसोटोन। हिंदी में आइसोटोन को आइसोटोन ही कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग एटॉमिक नंबर, अलग अलग मास नंबर, केवल सेम न्यूट्रॉन। क्या लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या समान हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों अलग अलग हो। समझ में आया आपको, है ना। आप ऐसे को याद रख सकते हैं, न्यूट्रॉन सेम है। न्यूट्रॉन किस चीज से शुरू होता है, एन से। और आइसोटोन में आपको एक वर्ड मिल रहा है ना, एन, तो सुनने में लगता है आइसोटोन। टोन, जब 9 को ज्यादा प्रहार किया जाता है तो 9 से आप न्यूट्रॉन याद रखिएगा, ये ट्रिक है, ठीक है। ये कोई मेथड नहीं है, बस ट्रिक है। आइसोटोन तो 9 से, एन से आप क्या याद रखिएगा, न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्म आपका है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये आपको चैप्टर नंबर 3 में भी यूज होता है, हालांकि नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस केस में सेम क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देख रहे होंगे यहां आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे N3-, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, O2-, एटॉमिक नंबर होता है 8, उसके बाद है आपका F-, एटॉमिक नंबर 9, नियोन का 10, इस पर कोई चार्ज नहीं है। फिर लिखा हुआ है Na+11, Mg2+12, फिर आपका क्या है Al3+13। अब इन सभी में आप इलेक्ट्रॉन निकालिए तो जरा सा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा बोलिए, 3- रहता है तो क्या जोड़ देते हैं, तो 7+3 यानी कि 10। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालिए 8+2 यानी कि 10। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालिए 9+1 = 10। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालिए 10, क्योंकि इस पर कोई चार्ज ही नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालिए 11 - 1 = 10। इसका इलेक्ट्रॉन निकालिए 12 - 2 = 10। इसका इलेक्ट्रॉन निकालिए 13 - 3 = 10। तो इन सभी में क्या सेम है बताइए, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो तो उसे क्या कहा जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सिंपली देखिए, है ना, ऑल द स्पीसीज हैव कितना इलेक्ट्रॉन्स, 10। अगर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले और सेम आ गया तो समझ लीजिएगा वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बहुत सिंपल है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, और आपको क्या मिल गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक और टर्म है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट टर्म आपका है आइसोस्टर्स। ये जो है आपको झारखंड बोर्ड या सब स्टेट लेवल के एग्जाम में नहीं मिलता है, ये थोड़ा सा बढ़िया है, आपको हो सकता है नया मिला होगा। आइसोस्टर्स क्या होते हैं, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल्स विद सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी अणु में, मॉलिक्यूल में एटम की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर निकले तब इसको आइसोस्टर कहा जाएगा। जैसे देखिए CO2 और आपको मिल गया है N2O, है ना। पहले आपको इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा देता हूं मैं, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है ना। जैसे इसको बजाने से पहले मैं सिंपल बता रहा हूं, अगर कोई पूछे आपसे कि जैसे आपके पास कोई है O2, बोलेगा इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसमें बताइए, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कितना होता है बोलिए, तो 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मैंने पार्ट में पढ़ा ना। इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 8। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई आवेश ना हो, चार्ज ना हो, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां क्या लिखा हुआ है बोलिए, तो O2, मतलब 2 ऑक्सीजन है आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8। इसका एक एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बोलिए, 16। समझ में आया। तो O2 में आपका टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 16। अगर कोई पूछे आपसे बताओ तो CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां है आपका, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और 2 एटम है, यानी कि 2 × 8, तो 6 + 8 दूनी 16, यानी कि 22 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 22। ये आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो नहीं बनेगा ये, ठीक है। अगर कोई पूछेगा आपसे कि बताओ तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N2 में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2 × 7 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14। तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक नंबर, जैसे इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन भी ऑक्सीजन है, तो इसका एटॉमिक नंबर जितना जानते होंगे उतने इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर जितना जानते होंगे उतने इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब बताइए, पहले ये बताइए कि इन दोनों में कितने एटम्स हैं, इसमें कितने एटम्स हैं। तो कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, कितने एटम्स हो गए, 3। यहां भी एटम्स गिनिए कितना है, नाइट्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन के कितने एटम, 1, तो कितने एटम्स हो गया, 3। दोनों में सेम एटम्स है। अब दोनों में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कीजिए। CO2 का तो आपने किया भी था। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 × 2,
है ना, तो 6 + 16 यानी कि 22 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसका इलेक्ट्रॉन आप काउंट कीजिए क्या होगा बोलिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, लेकिन कितना से मल्टीप्लाई है 2, तो 2 × 7 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8, तो 7 × 14 + 8 यानी कितने इलेक्ट्रॉन 22 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है 22, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है 22, इसके पास भी एटम कितने हैं 3, एटम कितने हैं 3। तो जब किसी मॉलिक्यूल्स के एटम भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन भी सेम हो तब इसको क्या कहा जाता है आइसोस्टर्स। देखिए मॉलिक्यूल्स विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन, है ना, जैसे CO2 N2O मैंने सब कुछ लिखा है, एटम्स दोनों में कितने कितने हैं 3 और इलेक्ट्रॉन दोनों में कितने कितने हैं 22, तो इसे क्या कहा जाएगा आइसोस्टर्स। ठीक है, तो देखिए आइसोस्टर्स आपके एग्जाम में बेसिक लेवल झारखंड बोर्ड इस सब में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप जानकारी रखिए। तो मैंने आपको 5 चीज पढ़ाया, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर्स। आइसोटोप में क्या था, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार में क्या था, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन नो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर भी अलग, मास नंबर भी अलग। आइसोइलेक्ट्रॉनिक नाम में नाम छुपा हुआ, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो उसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक। और आइसोस्टर में एटम भी सेम, इलेक्ट्रॉन भी सेम, तो उसको क्या कहा जाएगा आइसोस्टर्स। आ गया समझ में। चलिए अब आप देख रहे होंगे लास्ट क्या है आपका, थैंक यू। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बताया, ये आपका पार्ट 2 था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। अब इनके भी जो डीपीपी होंगे, क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं या इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैं आपको डीपीपी 2 में कराऊंगा। तो यहां तक आपका नोट्स सेकंड हुआ आपका कवर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, थैंक यू।